हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई पिछली क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने एच पैरामीटर्स कंप्लीट कर लिए थे, कॉमन कलेक्टर के लिए भी और कॉमन अमीटर के लिए भी और कॉमन बेस के लिए भी। कॉमन बेस, कॉमन अमीटर, कॉमन कलेक्टर, ये तीनों ही कॉन्फ़िगरेशंस के लिए एच पैरामीटर किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे और उनके क्या सर्किट होंगे, एच पैरामीटर सर्किट, वो भी हम लोगों ने बना लिए थे। और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। टॉपिक कंप्लीट होने के साथ ही हमारी यूनिट भी कंप्लीट हो गई थी, है ना, मैंने यही बोला था आपको। तो आज हम यूनिट 3 शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। यूनिट 3 में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम एम्पलीफायर पढ़ेंगे बेसिकली, और एम्पलीफायर सर्किट पढ़ेंगे कई तरीके के, और उनका बाइसीकरण पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जिसमें सबसे पहला आता है आपका जो टॉपिक, वो है बाइसी, बायस कह सकते हो आप, ठीक है। हिंदी में अपन बोलते हैं इसको बाइसीकरण, ठीक है ना। तो बाइसीकरण समझेंगे सबसे पहले तो, कि ट्रांजिस्टर का बाइसीकरण क्या होता है, ठीक है। नॉर्मली आपने बाइसीकरण पढ़ा था डायोड के केस में, आपने डायोड का बाइसीकरण पढ़ा है, ट्रांजिस्टर का नहीं पढ़ा था। आपने डायोड के बाइसीकरण में क्या पढ़ा था? जैसे सपोज करो कि ये आपके पास एक डायोड है, जैसे ये आपके पास एक पी एन जंक्शन डायोड है, जिसमें यहाँ पे ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। इसको अपन कैसे कह देते हैं? अपन इसको ऐसे कह देते हैं कि भाई ये लो, ये एक आपका पी एन जंक्शन डायोड है, जिसके बाइसीकरण में हमने कहा था कि ये पी टाइप है और ये इसमें एन टाइप है, ठीक है। जब मैं इसके पी को इसके बैटरी के पॉजिटिव से और एन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देती हूँ, तो आप क्या कहते हो? ये कौन सी बाइसिंग कहलाती है? इसको अपन पढ़ते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग या अग्रदैशिक बायस कहते हैं अपन इसको। ये तो थी डायोड की बाइसीकरण, डायोड की बाइसिंग थी, ठीक है। और रिवर्स बाइसिंग में हमने क्या कहा था कि अगर मैं इसी डायोड के पी को किससे जोड़ दूँ? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और एन को किससे जोड़ दूँ? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये कौन सी बाइसिंग कहलाती है? ये कहलाती है रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग मतलब ये आप पढ़ चुके हो 11 12 जहाँ भी आपका आता है, 12th में आता है, तो ये बाइसिंग आप पढ़ चुके हो। लेकिन अब हम बाइसिंग कर रहे हैं किसकी? ट्रांजिस्टर की बाइसिंग पढ़ेंगे। तो ट्रांजिस्टर की बाइसिंग कौन सी होती है भाई? देखो, 3 तरह की कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हमने, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर में डिफरेंस क्या होता है कि कॉमन बेस में बेस जो है वो भूसंपर्कित या कॉमन होता है या ग्राउंडेड होता है। कॉमन एमीटर में अमीटर ग्राउंडेड होता है और कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर ग्राउंडेड होता है। तो इस तरीके से हमें हर कॉन्फ़िगरेशन में दो दो टर्मिनल्स मिलते हैं, एक होता है इनपुट टर्मिनल, एक होता है आउटपुट टर्मिनल। जैसे अगर मैं बात करूँ किसकी? कॉमन बेस की, तो कॉमन बेस वाले में ये अमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है, देखिए कोई सा भी है, एनपीएन है, पीएनपी है, लेकिन आप मेरे पॉइंट पकड़िए पहले तो। यहाँ पे ये इनपुट टर्मिनल में कौन है? ईबी जंक्शन है। इसको आप क्या बोलोगे? ईबी जंक्शन। आप यहीं तो कनेक्ट करोगे बैटरी, और ये कौन सा जंक्शन है? सीबी जंक्शन है, ऐसे ही बोलोगे। तो आप क्या कहते हो कि बाइसीकरण, आपने उसमें क्या कहा था कि देखो ट्रांजिस्टर का प्रचलन तो कई तरीके से संभव है। ऑपरेशन तो ऑपरेशन आपने कहा था कि एक्टिव रीजन में पॉसिबल है, सैचुरेशन में यानी कि संतृप्त में पॉसिबल है, कट ऑफ यानी कि अंतक में पॉसिबल है, ठीक है। तो ये कई तरीके की कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, लेकिन हम बात कर रहे हैं बेसिकली बाइसीकरण की, जिसमें ट्रांजिस्टर को जनरली यूज़ किया जाता है। तो अगर अपन कॉमन बेस की बात करें तो इसमें ईबी जंक्शन को अगर मैं रखूँ फॉरवर्ड बायस में, और सीबी जंक्शन को मैं किस में रखूँ? रिवर्स बायस में, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का जनरली प्रचलन इसी क्षेत्र में किया जाता है, इसको अपन क्या कहते हैं? एक्टिव रीजन में, और इसी को पर्टिकुलरली क्या बोला जाता है? बाइसीकरण, या इसको हम बोलते हैं बाइसिंग। यानी कि बाइसिंग क्या हो गई ट्रांजिस्टर के लिए? जब किसी ट्रांजिस्टर में कॉमन बेस में ईबी संधि को रखा जाए फॉरवर्ड बायस में और सीबी संधि को रखा जाए रिवर्स बायस में, तो ये कौन सी, ये पर्टिकुलर प्रोसेस क्या कहलाता है? बाइसिंग कहलाता है। अब ये तो थी कॉमन बेस की बात। अगर आपने कॉमन अमीटर लिया होता तो आप क्या नाम देते? आप ये कहते कि यहाँ पे अमीटर होता, यहाँ पर कौन होता? बेस होता, और यहाँ पर कौन होता? कलेक्टर होता। आप क्या कहते हैं? बीई जंक्शन को अगर रखें फॉरवर्ड में और सीबी जंक्शन को किस में रखें? सीई जंक्शन को रिवर्स में, तो वो बाइसिंग कहलाएगी। कॉमन कलेक्टर में क्या होता है? यहाँ पर एमीटर होता, तो आप क्या कहते हैं? ईसी जंक्शन को रखोगे फॉरवर्ड में और बीसी जंक्शन को किस में रखोगे? रिवर्स में। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जब एक इनपुट टर्मिनल को फॉरवर्ड में और दूसरे को रिवर्स में रखा जाए, यानी कि ट्रांजिस्टर का प्रचलन सक्रिय क्षेत्र में रखा जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बाइसिंग कहा जाता है या बाइसीकरण कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे? टू ऑपरेट द ट्रांजिस्टर इफ EB junction is biased, EB junction is आप ऐसे लिख दो, EB junction is forward biased and CB junction
is reversed bias, then this process is called बाइसीकरण, और यू कैन से बाइसिंग। ये क्या कहलाता है? बाइसिंग। यानी कि ट्रांजिस्टर का प्रचालन करने के लिए यदि ट्रांजिस्टर की ईबी संधि को अग्रबायसित तथा उसकी सीबी संधि को पश्च बायसित रखा जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बाइसिंग कहा जाता है। बात समझ में आ गई? जनरली ट्रांजिस्टर की बाइसिंग कहाँ की जाती है? सक्रिय क्षेत्र में। भैया सक्रिय क्षेत्र ही तो है जब हमने इनपुट को फॉरवर्ड में रखा है और आउटपुट को किस में रखा है? रिवर्स में। तो मैंने आपको ये वाली बात पहले भी कई बार बताई है कि ट्रांजिस्टर का जनरली या सामान्यतः प्रचालन जो किया जाता है वो किस में किया जाता है? एक्टिव रीजन में। और मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि ट्रांजिस्टर को जब हम एज एन एम्पलीफायर यूज़ करते हैं प्रवर्धक के रूप में तो उसको एक्टिव रीजन में रखा जाता है, और इस यूनिट में हम एम्पलीफायर ही पढ़ेंगे बेसिकली। तो इसलिए उन्होंने बाइसीकरण शुरू किया है एम्पलीफायर वाले सर्किट के लिए ही। बात समझ में आई है? तो ट्रांजिस्टर का प्रचालन सामान्यतः किया जाता है एक्टिव रीजन में, क्योंकि ट्रांजिस्टर को जब एज एन एम्पलीफायर यानी कि प्रवर्धक की तरह काम में लिया जाता है तो ट्रांजिस्टर की एक संधि को अग्रबायसित और दूसरी को कैसे रखा जाता है? पश्च बायसित रखा जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जनरली ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड इन एक्टिव रीजन। अब एक्टिव रीजन का मतलब आप जानते हो, यानी कि ट्रांजिस्टर का सामान्यतः प्रचालन किस में रखा जाता है? सक्रिय क्षेत्र में रखा जाता है। सक्रिय क्षेत्र में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ट्रांजिस्टर का प्रचलन सक्रिय क्षेत्र में रखने के लिए उसका जो क्यू पॉइंट है वो कौन से रीजन में रहे? सक्रिय क्षेत्र में रहे। जब मैंने आपको लोड लाइन पढ़ाया था, लोड लाइन और क्यू पॉइंट, तब मैंने आपको ये वाली बात समझाई थी। मैंने आपको ये कहा था कि ट्रांजिस्टर जो है उसका क्यू पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? ये मैंने आपको फाइंड आउट भी करवाया था। ये देखो, ये आपको ग्राफ बनवाया था मैंने, इसमें ये क्यू पॉइंट था। क्यू पॉइंट कौन सा वाला पॉइंट था? किस किस का इंटरसेक्शन था? लोड लाइन और ट्रांजिस्टर का जो आपका कौन सी वाली वो है? निर्गम अभिलाक्षणिक। ट्रांजिस्टर की जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है उसका कर्व और लोड लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्यू पॉइंट कहलाता है। ये मैंने आपको डिफाइन भी करवाया था। और मैंने आपको क्यू पॉइंट अब ये कौन से रीजन में दिखाया है? एक्टिव रीजन ही तो है। ये देखो, ये एक्टिव रीजन है, एक्टिव रीजन में ही शो किया है मैंने ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट। ठीक है, हमने क्या कहा था कि ट्रांजिस्टर को जनरली सक्रिय क्षेत्र में रखा जाता है और ट्रांजिस्टर को अगर उसको स्थायी रखना है उसके प्रचालन को तो उसका क्यू पॉइंट आना चाहिए कहाँ? एक्टिव रीजन में। अगर वो सक्रिय इसमें चला जाता है कट ऑफ रीजन में तो भी गड़बड़ है, अगर वो सैचुरेटेड रीजन में चला जाता है तो भी गड़बड़ है। तो ट्रांजिस्टर कब बेस्ट काम करता है? जब उसका क्यू पॉइंट यानी कि उसकी शांत अवस्था या क्विसेंट पॉइंट जो है वो कहाँ हो? सक्रिय क्षेत्र में, यानी कि एक्टिव रीजन में हो। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे कि उचित बायसीकरण के लिए ट्रांजिस्टर का प्रचालन जो है वो सक्रिय क्षेत्र में, हमने लिख ही दिया कि ट्रांजिस्टर जो है सक्रिय क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है ना। अब क्यू पॉइंट कहाँ स्थायी होगा? ठीक है ना, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? फॉर करेक्ट और स्टेबल बाइसिंग क्यू पॉइंट of the transistor should be in active region। यानी कि ट्रांजिस्टर के उचित और स्थायी बायसीकरण के लिए उसका क्यू पॉइंट जो है वो कहाँ होना चाहिए? सक्रिय क्षेत्र में, यानी कि एक्टिव रीजन में होना चाहिए। अब उचित क्यू बिंदु यानी कि कब वो स्टेबल होगा या कब करेक्ट पॉइंट होगा तो वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे करेक्ट क्यू पॉइंट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग पॉइंट्स। डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट है? नंबर 1, क्यू पॉइंट का चुनाव या इलेक्शन या उसका करेक्ट क्यू पॉइंट किस किस बात पर डिपेंड करेगा? नंबर 1, निविष्ट संकेत वोल्टता पर। किस पर डिपेंड करेगा? इनपुट सिग्नल वोल्टेज, यानी कि कितना आप उस पर इनपुट लगा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कौन? क्यू पॉइंट डिपेंड करेगा, पहली चीज़। नंबर 2, किस पर डिपेंड करेगा? लोड प्रतिरोध यानी कि लोड रेजिस्टेंस पर। दूसरा किस पर निर्भर करेगा? लोड रेजिस्टेंस पर। तीसरा किस बात पर निर्भर करेगा? पावर सप्लाई पर,
जो भी आपने पावर सप्लाई यूज़ ली है वो AC है कि DC है, यानी कि वो अल्टरनेटिंग करंट की है, डायरेक्ट करंट की है, इस बात पे डिपेंड करेगा। ठीक है। नंबर 4 आपका डिपेंड करेगा यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी कि ट्रांजिस्टर को आप कैसे यूज़ ले रहे हो, एज एन एम्पलीफायर यूज़ ले रहे हो प्रवर्धक की तरह पर, आप उसको ट्रांजिस्टर को एज एन स्विच काम में ले रहे हो, ट्रांजिस्टर को किसी और वर्क में ले रहे हो। तो किस किस बात पर ये डिपेंड करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कौन, क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट इन 4 बातों पर आपका डिपेंड करेगा। बात समझ में आ गई। तो बाइसीकरण आपको समझ में आया ट्रांजिस्टर में क्या होती है, और बाइसीकरण के लिए क्यू पॉइंट सही होना चाहिए, और सही क्यू पॉइंट के चुनाव के लिए इन बातों का ध्यान में आपको अपन को रखना चाहिए। बात समझ में आ गई। ठीक है। अब क्यू बिंदु यानी कि जो शांत अवस्था है उसके लिए आप और ध्यान दें कुछ बातें। उसके लिए हमें चेक करना पड़ता है एच पैरामीटर, यानी कि हाइब्रिड पैरामीटर जो भी हमने पढ़े हैं, पिछले टॉपिक ही पढ़ा है हमने, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर के लिए। ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर के लिए जो एच प्राचल है उनका पता लगने से हमें क्यू पॉइंट पता लगेगा। ठीक है ना। अब ये एच प्राचल किस किस बात पर निर्भर करेंगे, अगर हम एच प्राचल के लिए कर्व बनाएं, ये प्रैक्टिकली हम इसको बनाते हैं कर्व। देखो डेरिवेशन नहीं है, थ्योरी है, और थ्योरी भी पढ़ते हैं, क्वालिटेटिवली पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि अपन उसको हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है। ठीक है। क्वालिटेटिवली मतलब जो जो हमारे काम का है हम उस चीज़ को पढ़ेंगे, वो चीज़ ही पूछी जाती है, पूरा पूरा ऐसे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे एच पैरामीटर्स फॉर ट्रांजिस्टर H parameter for transistor at 25 degree centigrade and VCE is equals to 5 volt is obtained as, यहाँ कर्व प्लॉट लिख देती हूँ मैं, द कर्व प्लॉट ऑफ, यानी कि एच पैरामीटर, ट्रांजिस्टर के एच पैरामीटर का 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि रूम टेम्परेचर पर VCE यानी कि C और E यानी कि कलेक्टर और एमीटर के बीच 5 वोल्ट की वोल्टेज के लिए जो वक्र है वो निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। जरा वक्र को देखें आप, वक्र को ध्यान से देखें आप। मैं इसमें सारे ही एच पैरामीटर्स के लिए कर्व आपके सामने प्लॉट कर रही हूँ और पेपर में वो पूछा जाता है। इधर है आपके पास HIE यानी कि मैं कॉमन एमीटर की बात कर रही हूँ। ठीक है ना। मैंने आपको ये वाली बात पहले भी बताई हुई है कि ट्रांजिस्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन एमीटर, और ट्रांजिस्टर के कॉमन एमीटर के लिए 3-4 तरीके के प्राचल हमने पढ़े हैं। कौन कौन से, HIE, HRE, HFE और HOE, ये पढ़ रखे हैं हमने। बात समझ में आई है। तो मैं कर्व प्लॉट कर रही हूँ फॉर HIE और HFE, मतलब इधर है HIE, इधर है HFE और इधर है IC मतलब कलेक्टर करंट, और ये किस में है, मिली एम्पियर में। ठीक है ना। कर्व में देखें, यहाँ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ, एक रफ मार्किंग कर रही हूँ, एग्जैक्टली नहीं है, तो 0 1 2 3 4 5 मिली एम्पियर का इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग है। ठीक है। अब ध्यान दें, पहले आप इस कर्व पे कंसंट्रेट करें, HIE और IC पर, इन दोनों के बीच में कर्व बना रही हूँ, और ये कर्व हमें मिलता है कुछ कुछ ऐसा। अब जब अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो अपन इसको चेक भी कर सकते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता है। तो दिस कर्व इज़ फॉर HIE। ठीक है ना। अब इस कर्व पे कंसंट्रेट करें, यानी कि HFE और IC पर, तो ये कर्व हमें मिलता है कुछ कुछ ऐसा। ये है किसके लिए, HFE के लिए। ठीक है ना। तो एक ही उसमें हमने 2 कर्व दिखाए हैं, एक तो है HIE और IC के बीच में पूछा जाता है भाई, ये पेपर में ध्यान रखना, और एक है HFE और IC के में। ये HFE कौन सा है, अग्र, यानी कि अग्र पैरामीटर है, ये आपको ध्यान रखना। F किसको बता रहा है, फॉरवर्ड को बता रहा है, लेकिन किसके लिए, कॉमन एमीटर के लिए। यहाँ पे ये इनपुट वाले के लिए है, लेकिन किसके लिए, कॉमन एमीटर के लिए। और ये IC कौन है, कलेक्टर करंट है। बात समझ में आई है। ठीक है। इसी तरीके से फॉर टेम्परेचर, जैसे अभी मेरा टेम्परेचर का इसमें कुछ भी रोल नहीं आया था, तो अगर आप फॉर टेम्परेचर के लिए खींचना चाहते हो तो वो एक यहाँ ध्यान दें, HIE अपॉन HFE, ये किस पे खींचा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। अब इन्होंने रेशो ले लिया पर्टिकुलरली, और टेम्परेचर पर डिपेंडेंस क्या मिलती है वो देखें आप। तो इसका कर्व मिलता है, जैसे इसको भी अपन थोड़ा रफली मार्क कर लेते हैं, 0 50 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए इधर, तो और इधर वैल्यू कुछ मिली है 1 है, जैसे इधर 2 है, तो ये कर्व कुछ ऐसा मिलता है टेम्परेचर पर डिपेंडेंस। तो अगर आप बात करना चाह रहे हो एच पैरामीटर की टेम्परेचर पर डिपेंडेंस के लिए, तो कर्व इस तरीके से मिलता है। ठीक है ना। यहाँ पे ये ब्रैकेट में HFE के ब्रैकेट में 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर नीचे है मार्क 1 और ऊपर है मार्क 2।
ठीक है। तो ये कर्व इस तरीके से, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो इनका रेशो भी क्या है, पैरामीटर्स का बढ़ता है, ठीक है। इधर हमने कर्व किस किस के बीच में खींचा है, एक कर्व तो है HI और IC के बीच में, यानी कि कलेक्टर करंट पर डिपेंडेंस बता रहा है H पैरामीटर की, और एक है H पैरामीटर की, दूसरा H पैरामीटर है HFE, उसकी डिपेंडेंस है करंट पर, ठीक है। इधर है टेम्परेचर पर डिपेंडेंस। तो आपसे पेपर में जो भी पूछे, आपसे पूछे कि प्लॉट अ कर्व बिटवीन H पैरामीटर एंड टेम्परेचर, तो आप ये बनाएंगे। आपसे करंट पर पूछे, उसमें भी कलेक्टर करंट या उसको आप आउटपुट करंट भी लिखा आ सकता है आपको, निर्गत धारा, क्योंकि जब कॉमन अमीटर है तो निर्गत धारा IC ही तो होगी, निवेशी धारा कौन होगी IB, और निर्गत धारा कौन सी होगी IC। तो आपसे कहे कि एक कर्व प्लॉट कीजिए H पैरामीटर और निर्गत धारा के मध्य में, तो ये वाला कर्व बनेगा, और टेम्परेचर पर डिपेंडेंस पूछे तो ये वाला बनेगा। बात समझ में आ गई। अब ये आपका टॉपिक हो गया बाइसीकरण का। कल हम पढ़ेंगे कुछ कई तरीके के बाइसीकरण होते हैं। देखो, एक होता है फिक्स्ड बाइसिंग यानी कि नियत बायस, एक होता है सेल्फ और अमीटर फीडबैक बाइसिंग जिसको स्वाभिनतीय उत्सर्जक पुनर्निवेश बाइसिंग कहते हैं। तो कुछ टाइप पढ़ेंगे बाइसीकरण के, कितने कितने टाइप होते हैं, कौन कौन सी बाइसिंग होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। बाकी बेसिक बाइसीकरण क्या होता है वो हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। और नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।